तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16 की, और 16 के अंतर्गत हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि ये जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जो शब्द मैंने बोला, जिसे इंग्लिश में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, ये कोई इतना साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त शब्द है और लोगों को समझ में नहीं आता है। पूरा आरक्षण का ये जो चक्र है, इस आरक्षण के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको ये शब्द पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अपर्याप्त या पर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब क्या। सिंपल सा मतलब, एक लाइन में आप मतलब लिख सकते हैं। क्या मतलब? जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या देश में है, उनका उतना ही प्रतिशत सरकारी सेवाओं में होना चाहिए, दैट इज एडिकेट। और अगर उतना प्रतिशत नहीं है, दैट इज इनएडिकेट, यानी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि आप सब लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने अनुच्छेद 16(4) वाकई में कहता क्या है, एज इट इज, वो आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर सके। तो 16(4) आपके सामने रखा जा रहा है। ये लीजिए 16(4) अनुच्छेद, जरा देखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 16(4), इस अनुच्छेद की कोई बात यानी 16(1) में कह रखा है रोजगार का सभी को समान अवसर होगा। 16(2) में कह रखा है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये वाली जो बात है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। कई बार मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं, दोस्त लोग प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न ये पूछते हैं कि सर, ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द आप लाए कहां से? आपने खुद ने ही पैदा कर दिया क्या? हमने खुद ने कहीं से पैदा नहीं किया है। आप देख लीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16(4) आपके सामने एज इट इज हाजिर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हो दोस्तों? राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन जितनी भी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों, हम इसे क्या कहेंगे? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व कहेंगे। आगे क्या लिखा है? पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। याद कीजिएगा दोस्तों, आपको कई बार ये बात कही गई। कौन सी बात? कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है। निषेधात्मक यानी राज्य को कुछ काम करने से रोकती है। देखिए, नहीं, फिर क्या लिखा हुआ है? नहीं करेगी। ये सारी जो वजह है, इन सब वजह से मौलिक अधिकारों की प्रकृति को हम लोग निषेधात्मक कहते हैं। तो आर्टिकल 16(4) में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। ये 16(4) में लिखा हुआ है। किरण जी ने एक प्रश्न पूछा, सर, जिस दिन प्रतिनिधित्व पूरा हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या? यस किरण जी, इसका मतलब यही है। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन is the constitutional base of the reservation. When we will get adequate representation of the backward classes in the services, it's mean what? It's mean ये है कि आरक्षण अब समाप्त हो जाएगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व भारत में आरक्षण का एक आधार है। जिस दिन सेवाओं में हम पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ उस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। तो मेरी बात को समझे होंगे। आकांक्षा कह रहे हैं कि सर, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे के सारे SC ST लोगों को नौकरी
मिलनी चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे किसने कहा भाई आकांक्षा, ये किसने कहा कि सबको सब नौकरी मिलनी चाहिए? लिखा हुआ है जितनी जनसंख्या है उतना प्रतिशत उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लीजिए एससी की जनसंख्या कितनी है? 15%। ये जनसंख्या है, ठीक, ओके। और हमारे यहां पर सरकारी सेवाओं में कितने लोग हैं? उदाहरण के तौर पर 10 लाख लोग हैं, उदाहरण दे रहा हूं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये 10 लाख। 10 लाख का 15% निकाल दो तो होता है 1.5 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000 लोग। अगर 10 लाख सरकारी सेवाएं हैं तो 1,50,000 लोग कम से कम अनुसूचित जाति के होने चाहिए। ये होता है पर्याप्त। 1,50,000 हो गए तो पर्याप्त, इससे कम है तो अपर्याप्त। तो सबको नौकरी मिलनी चाहिए, ये किसने कहा? जितनी सेवाएं हैं उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से सेवाओं में भी उनका प्रतिशत होना चाहिए। युजवेंद्र जी कह रहे हैं तंवर साहब कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर क्या रिजर्वेशन समाप्त किया जा सकता? हाँ, ऑब्वियसली। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा एम नागराज वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं। चलिए, ठीक है सर, इस आधार पर मजदूर वर्ग संसद में अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर सकता है। डॉक्टर शर्मा जी, रिजर्वेशन हमारे यहाँ पर वर्ग को दिया है और हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है, एससी, एसटी और ओबीसी। मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, इस प्रकार की कोई कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित नहीं है। दैट्स वाई उनको उसके हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, एजाज अहमद साहब कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व पूर्ण होने के बाद आरक्षण खत्म होने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? ये आगे की बात है, बात करेंगे, आज ही करेंगे। विजय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि सर अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं। जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन से सरकारी सेवाओं में एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त हो गया। फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिल गया 26 जनवरी 1950 से ही। पिछड़ा वर्ग, जिसे आजकल हम लोग बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जिसे हम लोग आजकल ओबीसी कहते हैं, ओबीसी को फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे पहले दिन से आरक्षण प्राप्त नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ओबीसी को पहले दिन से आरक्षण प्राप्त नहीं था। 26 जनवरी 1950 से एससी और एसटी को ही आरक्षण प्राप्त था। तो फिर ओबीसी के बारे में क्या विचार है? तो ओबीसी के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340, यहां पर आपको अनुच्छेद 340 देखना पड़ेगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, थोड़ी देर में हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आसान शब्दों में समझ लीजिए। दोस्तों, अनुच्छेद 340 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हमारे देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए कौन लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन हैं, इसका अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अनुच्छेद 340 में शुरू से ही, पहले दिन से ही ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए कौन लोग हैं, इस बात का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के लागू होते ही 5 साल के अंदर अंदर एक आयोग का गठन करेंगे। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो संविधान हमारा 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। इस हिसाब से 1955 से पहले पहले आयोग की नियुक्ति करनी जरूरी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। अभी मैं आपको अनुच्छेद 340 खुद हूबहू बताऊंगा। अनुच्छेद 340 में यह भी लिखा हुआ है
कि राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करेंगे और ये आयोग पता लगाएगा देश में कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। इसके बाद में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को सरकार को देते हुए फिर इस रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही और इस रिपोर्ट दोनों को संसद में रखवाएंगे। संसद में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। ऐसा अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने अभी अनुच्छेद 340 पे लिखूंगा, बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340 के आधार पर राष्ट्रपति जी ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। ये जो आयोग है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इस आयोग का गठन किस आधार पर किया गया? इस आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के आधार पर किया गया। अनुच्छेद 340 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से कौन कौन लोग पिछड़े हुए हैं, इस बात का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति इस आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं चंद्रिका जी? सर आप मेरे प्रश्न का भी जवाब दें। अरे भाई, मैं किसी का प्रश्न छोड़ता भी नहीं हूँ। आरक्षण शब्द संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेखित है? अरे खूब सारे अनुच्छेदों में उल्लेखित है। कम से कम 7 से 8 आर्टिकल मैं आपको बता सकता हूँ। 16(4) में है, 16(4)A में है, 16(4)B में है, 330 में है, 31 में है, 32 में है, 33 में है, खूब सारे आर्टिकल है। ठीक है, तो 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी नाम की नई कैटेगरी बनाने के लिए कहा और कहा कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसा इस आयोग ने कहा, काका कालेलकर आयोग ने कहा। यहां तक ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों क्या हुआ। पंडित नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और आप देखिएगा पंडित नेहरू वही पंडित नेहरू है जो संविधान सभा के भी मेंबर थे और संविधान जो बनाया गया उसमें जिन 5 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है संविधान को प्रभावित करने में, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनमें डॉक्टर अंबेडकर है, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनमें मौलाना आज़ाद है। ये 5 लोग ऐसे कहा जाता है कि ये संविधान सभा में पंच परमेश्वर की भांति थे। इनकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ा था संविधान सभा में। वही पंडित नेहरू जो पंच परमेश्वर का एक भाग है, उन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। काका कालेलकर की रिपोर्ट ऐसे की ऐसी पड़ी रही। उन्होंने कहा ओबीसी को आरक्षण दीजिए, उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। 1964 में पंडित नेहरू जी का निधन हो गया। नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री जी देश के नए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद शास्त्री जी का जब निधन हुआ तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1966 से लगाकर 1977 लगातार लगभग 11.25 वर्ष तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही। 1977 में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उस सरकार में मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने अनुच्छेद 340 को आधार बनाकर एक दूसरे आयोग का गठन करने का निर्णय लिया। वर्ष था 1978, लेकिन इस आयोग ने 79 में काम करना शुरू किया। जरा देखिएगा, अनुच्छेद 340 का आधार बनाकर बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1979 में काम करना शुरू किया। आधार कौन सा था? अनुच्छेद 340। काम क्या था? कौन है पिछड़े हुए लोग, सोशली एंड एजुकेशनली कौन लोग पिछड़े हुए हैं, इस बात का अध्ययन करिए।
मंडल आयोग का गठन कर दिया 78 में, लेकिन काम करना जनवरी 79 में शुरू किया, इसलिए आंसर 79 ही मानिएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस आयोग की रिपोर्ट आने से पहले पहले मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप लोग जानते हैं, इसके बाद कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह जी देश के नए प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी की ये जो सरकार थी वो एक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम किया और देश में नए इलेक्शन हुए और उसके बाद में प्रधानमंत्री बनी वापस एक बार इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब तक मंडल आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को कंटिन्यू किया, उसको भंग नहीं किया। मंडल आयोग को कहा कि आप काम करते रहिए। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी और इस मंडल आयोग ने बहुत डिटेल में ओबीसी के अंतर्गत 2000 से भी ज़्यादा जातियों को शामिल करते हुए कहा कि ये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इन लोगों को आरक्षण दे दीजिए। ये बात है 1980 की। के आर लेगा साहब 1978 में बात की गई, आयोग ने काम करना 1979 में ही शुरू किया। अगर प्रश्न आता है तो 1979 ही लिखिएगा। मंडल आयोग के बारे में प्रश्न आता है तो 1979 ही लिखना है आपको। यहां तक ठीक। इंदिरा गांधी की सरकार के सामने मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने रिपोर्ट को साइड में रख दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 से लगाकर 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर लोकसभा के चुनाव हुए, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एक बार फिर देश में गठबंधन सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जी देश के नए प्रधानमंत्री बने। ये एक गठबंधन सरकार थी और वीपी सिंह जी की सरकार द्वारा वीपी सिंह जी की सरकार द्वारा अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। वीपी सिंह की सरकार अगस्त 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। एससी और एसटी को फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे आरक्षण प्राप्त था। अब एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने घोषित कर दी, दैट इज ओबीसी। ओबीसी को ये जो आरक्षण दिया गया दोस्तों, उसको तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी नाम की एक एडवोकेट ने इस मामले को चैलेंज किया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से ये मामला 1990 में दर्ज हुआ, लेकिन जब फाइनल वर्डिक्ट आया, अंतिम जब निर्णय आया, तब वर्ष 1992 चल रहा था। 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वाले मामले में निर्णय आया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं और घटित हुई। क्या घटित हुई? विजेंद्र जी, बीपी नहीं है, वीपी सिंह जी है। घटना क्या घटित हुई? घटना ये घटित हुई कि वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई। उसके बाद में चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी की भी सरकार पूरा एक साल नहीं निकाल पाई और उनकी सरकार भी गिर गई। देश में फिर लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, लेकिन चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद में मई 1991 में जो सरकार बनी वो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के समय ओबीसी का यह आरक्षण पहले से जो कि वीपी सिंह जी ने दे रखा था, वो मामला कोर्ट में चल रहा था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आते ही सामान्य वर्ग को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए सामान्य वर्ग के कई सारे लोगों को
उनको भी आरक्षण दे दिया। सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण सबसे पहली बार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया था। वर्ष था 1991। आरक्षण के संदर्भ में पहले से मामला चल रहा था और अब ये सामान्य वर्ग के आरक्षण का जो मामला है वो भी उससे जुड़ गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। वर्ष 1992। डेट 16 नवंबर। हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में आरक्षण के संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा मामला, आरक्षण के संदर्भ में संविधान में जितने भी जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों की सबसे ज्यादा विशुद्ध व्याख्या इस मामले में की गई थी। चूंकि ओबीसी को आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था, इस वजह से इसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से इसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तेज सिंह जी कह रहे हैं कि सर कोई अन्य राज्य में कोई जाति ओबीसी में आती है। अभी बात करेंगे तेज सिंह जी, आप चिंता मत करें। हाँ, गौरी शंकर जी सही कह रहे हैं, इसे मंडलवाद कहते हैं, एकदम बात सही है। तो 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया उसके बारे में कहा ये आरक्षण संवैधानिक है। ये नोट करना है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये पूरा का पूरा नोट करना है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मैं धीमे धीमे भी करूंगा और बोर्ड को छोड़ भी दूंगा, तो आप आराम से इसको नोट भी कर लेना। केली जी अभी क्यों क्रीमी लेयर पर आ रहे हैं, आने तो दीजिए टॉपिक यार, आप थोड़ा टॉपिक का भी तो ध्यान रखें। मैं बता रहा हूं ना सब चीजें, अभी आगे नहीं चलना है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी को आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, ओबीसी को आरक्षण शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, और सोशली बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, इन दोनों आधारों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 में पिछड़ापन का उल्लेख है। इस वजह से ओबीसी के आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, हाँ रामदेव जी मैं ये लिखवा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कारण क्या बताया कि मैंने जानबूझ के रेड लिखा ताकि आपको समझ में आ सके। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया है, इस वजह से उन्होंने कहा। देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है, उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग को, यानी जनरल को, सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है। बहुत रोचक बात बता रहे हैं दोस्तों, और यही कारण बनेगा मोदी जी की सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में नया अमेंडमेंट करने का। सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और पता है दोस्तों इसके पीछे कारण क्या बताया? बहुत कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके पीछे कारण बताया कि आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या बात कही है? आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख नहीं है। किसमें नहीं है? संविधान में नहीं है। बहुत ही जबरदस्त निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, और इसी निर्णय की वजह से मोदी जी की सरकार के लिए दरवाजे खोल दिए नए अमेंडमेंट के संदर्भ में। सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखा हुआ है, कहाँ है संविधान में? संविधान में कहीं लिखा हुआ है तो नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यू कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में?
और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। न्यायपालिका का काम है संविधान के अनुच्छेदों का, संविधान का व्याख्या करना, उसका निर्वचन करना। अब हमेशा दोस्तों ध्यान रखें, कभी कोर्ट को आप गलत मत समझिएगा। कभी देखिए ह्यूमन एरर हो सकता है, मानवीय भूल हो सकती है, मानवीय गलती हो सकती है, वो भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोर्ट के पास क्या है। कोर्ट के पास है भारत का संविधान। उस संविधान के आधार पर वो सरकार के किसी काम को तोलता है। आप लोगों को अनुच्छेद 13 बताया गया था। क्या बताया गया था? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आपको यह बताया गया था कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया और किसी भी विधि को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लोगों ने इस विधि को, आरक्षण जो दिया गया ओबीसी को, आरक्षण जो दिया गया सामान्य वर्ग को, इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख नहीं है, इसलिए हम यह आरक्षण नहीं दे सकते। उन्होंने सामान्य वर्ग के दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक ठहरा दिया। ठीक है। वंदना जी कह रहे हैं आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में नहीं है क्या? देखिए वंदना जी, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि आज के दिन आर्थिक पिछड़ेपन का शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन मैं जिस वर्ष की बात कर रहा हूं वो वर्ष 1992 है। 1992 में जब हम सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस समय इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं था। श्रवण लाल जी चौधरी साहब कह रहे हैं कि कितने परसेंटेज दे रखा है, अभी बात करेंगे। देखिए अभी आर्थिक पिछड़ेपन आया नहीं है। ठीक है। विष्णु जी कह रहे हैं पंचार्य जी, सर गरीबों के लिए संविधान में कुछ नहीं है क्या? गरीब की कोई जाति नहीं होती है? विष्णु जी चिंता मत करें, हमारे समाज में, हमारे संविधान में समुचित प्रावधान है। सरकार एक्शन नहीं लेती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खूबसूरत है। लोग संविधान की आलोचना करते हैं, संविधान की वे लोग ही आलोचना करते हैं विष्णु जी जिनको संविधान की एकदम क्लियर समझ नहीं है। जैसे जैसे आप संविधान को समझना शुरू करेंगे, संविधान जिन परिस्थितियों में बनाएगा उसको समझना शुरू करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। गरीबों के लिए भी संविधान में समुचित प्रावधान है। कहाँ प्रावधान है, बात करेंगे। ठीक है। क्या लेगा जी ने कहा कि बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा लेगा जी ने। इन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग को भी सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर तो मिल सकता है ना। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी मैं शब्द कह रहा हूँ वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है उसी संदर्भ में बात कह रहा हूँ। सामान्य वर्ग जो है वो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं है। समाज में जिस तरह की जो स्थिति है उसमें उनका स्थान जो है वो उच्च है, और शिक्षा का जो स्तर है वो भी अन्य समाज की तुलना में उनमें ठीक ही माना गया। इसलिए वो पिछड़ापन तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा, ये बात तो तय है। उनके ऊपर आर्थिक पिछड़ापन लागू होगा, और यही वजह है कि मोदी जी की सरकार ने ये अमेंडमेंट किया। यशवंत सिंह जी कह रहे हैं सर प्रस्तावना में तो आर्थिक पिछड़े का उल्लेख है। देखिए यशवंत सिंह जी, आर्थिक पिछड़ा शब्द का उल्लेख ना तो संविधान के किसी अनुच्छेद में था और न ही प्रस्तावना में। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक पिछड़े का नहीं है। और हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण दिया गया है वो पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, और वो जो पिछड़ापन है वो दो प्रकार का है, वो है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। कल्पना जी आगे क्यों जा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कैसे मिला? वो तो बात की बात है ना, हम तो 1992 में हैं, आप वर्तमान की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो 1992 की है, तो हम तो 1992 में हैं अभी तक। यशवंत सिंह जी कह रहे हैं प्रस्तावना को आधार बनाकर किया जा सकता था। देखिए यशवंत सिंह जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्रस्तावना एक डॉक्यूमेंट है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर आप किसी मामले को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। प्रस्तावना कोई विधिक दस्तावेज की तरह नहीं है, ये हमारे लिए आइडियल है, हमको इसको ध्यान में रखकर सारे काम करने हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं यशवंत सिंह जी? आप ये नहीं कह सकते साहब देखिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है और आप दे नहीं रहे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वही बात लागू हो सकती है ना, जिस उन्हीं बातों के खिलाफ में आप कोर्ट में जा सकते हो जिनका उल्लेख मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। यशवंत सिंह जी, आप मेरी बात को याद कीजिएगा, मैंने ये बात रखी थी कि कोर्ट में आप जो मौलिक अधिकारों में जो उल्लेखित बातें होती है उसी संदर्भ में तो कोर्ट याचिकाएं जारी करता है।
प्रस्तावना को तो आधार बनाकर निर्णय जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो एक आधार होता है, यही एकमात्र आधार नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है रवि कुमार जी, आर्थिक न्याय क्या है? अरे रवि कुमार भाई, मैंने आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट बताया है कि समाज के सभी वर्गों को अपनी प्रोग्रेस करने का, रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक न्याय का मतलब है। आर्थिक न्याय और आर्थिक पिछड़ापन में बड़ा फर्क है। आर्थिक न्याय बहुत पॉजिटिव टर्म है, आर्थिक पिछड़ापन एक नेगेटिव टर्म है। और आर्थिक पिछड़ापन का मतलब है गरीबी, और आर्थिक न्याय का मतलब है गरीबी और अमीरी में भेदभाव नहीं होना। रीलू जी कह रहे हैं कि सर सामान्य वर्ग में गरीब नहीं है क्या? रीलू जी उस टॉपिक पर अभी आया कहाँ है? रीलू जी सामान्य वर्ग में गरीब है, तभी तो मोदी जी की सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया। उस टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। और रीलू जी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी तो इसी वजह से दिया कि सामान्य वर्ग में भी तो गरीब लोग हैं, इस वजह से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐसा प्रावधान किया। फिर रीलू जी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। और क्यों लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्थिक पिछड़ेपन शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार ने तो किया ही था। मोदी जी की सरकार क्या करेगी, वो सब 2019 की बातें हैं। अभी हम लोग 1992 में, तो मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही। तीसरी बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कही, आरक्षण की जो है अधिकतम सीमा वो 50% होगी। द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ द रिजर्वेशन शैल बी 50%। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे दोस्तों, ये 50% लाए कहां से सुप्रीम कोर्ट, ये आपका प्रश्न हो सकता है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया? जो मित्र लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिएगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। अब आपका प्रश्न होगा ये 50% लाए कहां से आप? इसका मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए आप लोगों ने शायद ये उतार दिया होगा, मैं सोच रहा हूं। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% अधिकतम होगा, अधिकतम। एक्चुअली में क्या हुआ, एससी को 15% दे रखा था पहले दिन से, एसटी को 7.5% आरक्षण दे रखा था पहले दिन से। ये 26 जनवरी 1950 से ही है ये दोनों आरक्षण तो। और अब आपने ओबीसी को भी आरक्षण दे दिया, वो भी कितना, 27%। और ये आरक्षण कब दिया, अगस्त 1990। टोटल काउंट करते हैं तो आता है 49.5। टोटल काउंट करते हैं तो कितना आता है, 49 यस। मोनिका जी ने प्रश्न पूछा कि 50% का कैसे ले लिए, ये एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसी को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए 49.5 हो गया क्योंकि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से और ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, क्योंकि मंडल आयोग ने ऐसा ही कहा था। तो 49.5 हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने 49.5% को देखकर कहा कि आप जब भी कोई वैकेंसी निकालेंगे तो आप उसमें से अधिकतम 50% जो वैकेंसीज है वो आप आरक्षित कर सकते हो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। 50% जो रिमेनिंग है वो समाज के सभी वर्गों के लिए होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ द रिजर्वेशन शैल बी 50% एंड द रिमेनिंग 50% जो है वो सबके लिए ओपन है। यानी कोई एससी के घर में पैदा हुआ है, कोई एसटी के घर में पैदा हुआ है, कोई ओबीसी के घर में पैदा हुआ है और वो कहता है नहीं मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो वो भी सामान्य वर्ग के लिए अप्लाई कर सकता है। सामान्य वर्ग में गैर आरक्षित तो आते ही आते हैं, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और वे लोग भी आते हैं जो इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो अधिकतम आरक्षण की सीमा 50% होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल केसेस में इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अपवाद स्वरूप
इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। द लिमिटेशन ऑफ 50% कैन बी इंक्रीज इन एक्सेप्शनल केसेस। अपवाद स्वरूप परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों में 50% की लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे अपवाद स्वरूप क्या, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर रहे हैं। इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, आर के जाट साहब, मैंने 50% की जो लिमिट है वो कैसे लाया, इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया कि एससी को पहले से 15% जनसंख्या के हिसाब से 7.5% एसटी को और 27% दिया तो 49.5 हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 50%, इस तरह से आया। बात को क्लियर कर पा रहे हैं? ठीक है। जितेंद्र जी कह रहे हैं तो फिर ओबीसी को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिला हुआ है क्या? ओबीसी की संख्या भी तो ज़्यादा है ना जितेंद्र जी, लगभग 52% के करीब ओबीसी देश में रहते हैं, लेकिन मंडल आयोग ने 27% का कहा, इसलिए आरक्षण 27% दे दिया है। सुधा आप सामान्य वर्ग का 10% की बात अभी मत कीजिएगा। सुधा, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम 1992 में हैं और आप 2019 में आ गए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब समझ में आया नंदलाल जी 50% की बात कहाँ से आई है जो आपने प्रश्न पूछा है। सर अपवाद क्या होता है, ऐसा सीनू पूछ रही है, इसी को मैं क्लियर करूंगा लेकिन 7 से 8 मिनट बाद में करूंगा। ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अपवाद क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। भगवान सिंह जी ने प्रश्न पूछा क्या सर ओबीसी का भी जनसंख्या के आधार पर किया गया? भगवान सिंह जी, ओबीसी की जनसंख्या नियर अबाउट 52% है, लगभग 52% के करीब है, लेकिन मंडल आयोग ने 27% का कहा। दैट्स वाई ओबीसी हैव 27% रिजर्वेशन, इस वजह से 27% है। सबसे ज्यादा किसको मिला, ये क्या प्रश्न है? दीपेंद्र सिंह जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर आरक्षण को छोड़ना मूल अधिकार का त्याग हो गया ना? बहुत अच्छा, क्या बात है, बड़ा ट्विस्ट डाल रहे हो। आरक्षण को छोड़ना, कल मैंने आप लोगों से जब बात की तो मैंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है, कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है, ऐसा मैंने कहा। दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ये भी तो त्याग करना ही हुआ, मैं अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं ओबीसी में पैदा हुआ हूँ लेकिन मुझे ओबीसी में पैदा उसका सर्टिफिकेट बनाना ही नहीं है, मैं उसमें अप्लाई नहीं करता हूँ, तो ये परित्याग नहीं है, इसलिए ये त्याग नहीं माना जाएगा। दीपेंद्र जी इसको थोड़ा ध्यान रखें। हाँ चित्रा जी, अभी रुकिए, पदोन्नति और नियुक्ति समझ में नहीं आया, अभी तो मैंने पदोन्नति की बात ही नहीं की, तो आप क्यों पूछ रहे हैं चित्रा जी? पदोन्नति की तो मैंने बात की नहीं, तो समझ में क्या नहीं आया आपके? चलिए, यहां तक तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट, इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण केवल नियुक्ति में है। आपका जब अपॉइंटमेंट होगा नियुक्ति में आरक्षण होगा, प्रमोशन में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण आपको इनिशियल स्टेज पर जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको अपॉइंटमेंट के दौरान ही दिया जाएगा। पदोन्नति जब होगी आपकी 7 साल बाद में, 8 साल बाद में, 10 साल बाद में, उस समय किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी 1992 की बात कर रहे हैं, बाद में क्या हो गया उस पर अलग से बात करेंगे। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा creamy layer should be out from the umbrella of their reservation. क्रीमी लेयर आरक्षण के दायरे से बाहर होने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ओबीसी पर लागू होगा। अब आपका जो अगला प्रश्न आएगा वो क्रीमी लेयर से आएगा, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। क्रीमी लेयर का मतलब ऐसे लोग जो आरक्षण का फायदा ले चुके हैं या ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली साउंड पोजीशन में, जो आर्थिक दृष्टि से समुन्नत है, आर्थिक दृष्टि से उन्नत दशा में है या फिर आरक्षण का फायदा ले चुके हैं, ऐसे लोग क्रीमी लेयर कहलाएंगे। और क्रीमी लेयर को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया
ओबीसी पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि क्रीमी लेयर होता क्या, निर्धारण कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर आरक्षण के दायरे से बाहर होने चाहिए, यह कॉन्सेप्ट ओबीसी पर लागू होगा और सरकार तय करेगी। सरकार विल हैव टू डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रीमी लेयर विद इन 6 months। सरकार को 6 महीने के अंदर अंदर यह तय करना है कि क्रीमी लेयर कौन है। पर कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लागू होगा? केवल ओबीसी के ऊपर लागू होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अरे थोड़ा सा शांति रखिए। क्रीमी लेयर का इंग्लिश, क्रीमी लेयर अंग्रेजी में ही है मेरे भाई सुरेश जी, क्रीमी लेयर खुद अंग्रेजी में ही है। ये क्रीमी और ये लेयर, क्रीमी लेयर अंग्रेजी शब्द ही है, हिंदी में तो होता है मलाईदार तबका। हिंदी में क्या होता है? मलाईदार तबका। सुधा जी क्रिमिनल की बात नहीं कह रहा हूं, क्रीमी लेयर कह रहा हूं। अभी रुक जाइए ना, क्या प्रश्न पूछते हैं, इतना फास्ट क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। अभी 5 के 5 जो बातें लिखी है उन एक एक बात को हम लोग वापस पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा शांति रखिएगा। क्रीमी लेयर क्या है वो भी पढ़ेंगे, प्रमोशन में आरक्षण क्या है वो भी पढ़ेंगे, 50% की लिमिट को क्रॉस कैसे किया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में उसको भी पढ़ेंगे। पर थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिएगा। तो सरोज कह रहा है कि क्रीमी लेयर के रिपीट करो। क्रीमी लेयर, रुक जाइए, थोड़ी देर में रिपीट करने वाले हैं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ये 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा। अब मैं एक एक बात को उठाऊंगा। कौन सी बात को उठाऊंगा जरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। अब ढंग से सुन लेना। अब मैं इसको जो है वो एकदम डिटेल में बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ढंग से सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की सीमा 50% होगी और अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल केसेस में बढ़ाया जा सकता है। यही कहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आया निर्णय 1992 में। सबसे पहले प्रॉब्लम हुई तमिलनाडु को। तमिलनाडु को क्या प्रॉब्लम हुई? तमिलनाडु ने कहा कि आपने कह दिया कि आरक्षण 50% ही हो सकता है और हमारे तमिलनाडु में तो ऑलरेडी 49% तो हमने ओबीसी को आरक्षण दे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम लोग एससी और एसटी को आरक्षण कैसे देंगे? आप कह रहे हो कि 50% से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो एससी को भी देना है, एसटी को भी देना है, ओबीसी को भी देना है, तो हमारे यहाँ तो 50% वाली लिमिट आपके क्रॉस करनी ही पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु की सरकार ने विधानसभा में एक बिल लाया और बिल लाकर तमिलनाडु की सरकारी नौकरियों में 69 तमिलनाडु की सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण होगा, इस प्रकार का प्रावधान किया। कहां कानून बनाया गया? तमिलनाडु में कानून बनाया गया। तमिलनाडु की विधानसभा ने कानून बनाया। तमिलनाडु की विधानसभा ने कानून बनाकर उस कानून को भेज दिया भारत की संसद के पास और भारत की संसद को कहा कि सर, इंदिरा साहनी वाला वाद का निर्णय ये है कि आरक्षण अधिकतम 50% हो सकता है। हमारा जो है मामला बहुत विशेष है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओबीसी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कानून को संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। तब दोस्तों 76वां संविधान संशोधन किया गया। 76वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया और तमिलनाडु में 69% जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान को 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को अगर डाल दिया जाए तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनिशियल स्टेज में प्रावधान किया गया था। प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तब प्रावधान यही था। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं
कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि 9वीं अनुसूची भी एकदम सही है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डाला गया और वो यदि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। 76वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा कि सर ये आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, इसलिए तमिलनाडु के कानून को आप खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा ये आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में यह भी कहा कि तमिलनाडु में परिस्थितियां अपवाद स्वरूप है, तमिलनाडु एक्सेप्शनल केसेस में आएगा। वहाँ ऑलरेडी लगभग 49% के करीब ओबीसी के लोगों को आरक्षण दे रखा है, एससी और एसटी को भी देना जरूरी है, इसलिए ये संविधान संशोधन किसी भी तरह से संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा कहा। अब मेरे प्रश्न में आपको देख लेता हूँ। गौरी शंकर जी कह रहे हैं तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, एकदम बात सही है। जितेंद्र जी कह रहे हैं सर रिजर्वेशन स्टेट निर्धारित करते हैं क्या या केंद्र? जितेंद्र जी, राजस्थान सरकार की नौकरियों में तो राजस्थान तय करेगा और भारत सरकार की नौकरियों में भारत सरकार तय करेगी। आप देखिए, मैं जितेंद्र जी ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसको अभी और क्लियर करूंगा, अभी आपको लिखवा कर बताऊंगा। भारत सरकार की नौकरियों में कितना आरक्षण होगा किस वर्ग को, ये भारत सरकार तय करेगी। राजस्थान की नौकरियों में किस वर्ग को कितना आरक्षण होगा ये राजस्थान सरकार तय करेगी, क्योंकि दोनों के विषय अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे राजस्थान में एक कम्युनिटी है, एक जाति है विश्नोई। जो विश्नोई हैं वो राजस्थान में ओबीसी में आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों में विश्नोई सामान्य वर्ग में आते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में विश्नोई ओबीसी में नहीं आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने विश्नोई को ओबीसी में शामिल नहीं किया है। तो ये सब डिपेंड करता है कि मामला कौन सा है। हमारे राजस्थान में आरएस की वैकेंसी आएगी तो उसमें किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस के एग्जाम अगर आप दे रहे हो, जितेंद्र जी ने प्रश्न पूछा उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये राजस्थान गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियों में एससी को आरक्षण है 15%, राजस्थान सरकार की नौकरियों में एससी को आरक्षण है 16%, एसटी को है 7.5% और हमारे यहाँ पर राजस्थान में एसटी को है 12%। ओबीसी को भारत सरकार की नौकरियों में है 27% आरक्षण और हमारे यहाँ राजस्थान में है 21% आरक्षण। तो जो प्रश्न जितेंद्र जी ने जो पूछा उस प्रश्न को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये सब ऐसे कैसे हैं। भारत सरकार की पूरे देश की जो जनसंख्या है उसमें लगभग अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या 15% है। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन दे रखा है, दैट्स वाई 15% रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की नौकरियों में 15% आरक्षण है। अगर राजस्थान की आप जनसंख्या देखेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 16% के करीब एससी रहते हैं, दैट्स वाई हमारे यहाँ पर 16% आरक्षण दे रखा है। भारत सरकार में अगर एसटी की बात करें तो 7.5% आरक्षण है, क्योंकि भारत की जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत आता है वो लगभग इतना आता है। लेकिन राजस्थान का जनसंख्या के अगर आंकड़े देखें तो हमारे राजस्थान में लगभग एसटी 12% के करीब है। तो आप देखिएगा एसटी को भारत सरकार में 7.5% और राजस्थान सरकार में 12% का आरक्षण दे रखा है। राजस्थान में ओबीसी को 21% ही है, जबकि भारत सरकार में ओबीसी को 27% है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आरक्षण 50% से ज्यादा हो नहीं सकता और हमारे यहाँ पर 21% इसलिए दिया गया क्योंकि 50% की लिमिट है और ऑलरेडी 28% एससी और एसटी को मिलाकर 16 और 12 मिलाकर कितने हो गए
28 ऑलरेडी हो गया, तो पीछे 22 ही बचा, तो हमने 22 में से 21% किसको दे दिया, ओबीसी को दे दिया। तो टोटल राजस्थान में हो गया 49%। राजस्थान में हमारे जो गुर्जर भाई हैं वो अलग से आरक्षण की मांग किए। राजस्थान में जो गुर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग की, आप लोग जानते हैं राजस्थान सरकार ने उन्हें 5% अलग से एक कैटेगरी बनाई उनके लिए, एसबीसी, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट क्लास, स्पेशल बैकवर्ड क्लास एक अलग से कैटेगरी बनाई और गुर्जर भाइयों को 5% के करीब आरक्षण दे दिया। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि गुर्जर समुदाय को 5% आरक्षण देने की वजह से आरक्षण हो गया 54%, 54% हो गया। तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि एक तरफ तो आप ये कहते हो अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी केस द रिजर्वेशन, द मैक्सिमम रिजर्वेशन और द लिमिटेशन ऑफ द रिजर्वेशन shall be 50%, then we have already 49% and now गुर्जर को और दे दिया, then we have 54%. How is it possible? It will be, आप मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों गुर्जर समुदाय को जैसे आरक्षण दिया गया उसे तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी। वापस आरक्षण घटकर आ गया 49% पर। फिर राजस्थान में ये जो आरक्षण घट गया तो फिर गुर्जर समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 1% का नियम लाया गया। 1% क्यों नियम लाया गया? क्योंकि दोस्तों 50 से ज़्यादा हो नहीं सकता था, तो 1% लाकर उन 50 में एक और जोड़ दिया तो हो गया 50%। तो गुर्जर समुदाय को 50% आरक्षण मिल गया। अब मैं आपके सामने एक नया तथ्य रखना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे तमिलनाडु हैव 69% रिजर्वेशन एंड राजस्थान में गुर्जर समुदाय के इतने बड़े आंदोलन करने के बावजूद भी राजस्थान में 50% ही आरक्षण है और राजस्थान सरकार ने आरक्षण दिया तो ऊपर से राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी। ऐसे कैसे हो गया? एक ही देश में दो प्रकार का सिस्टम कैसे है? आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं। इस संदर्भ में दोस्तों फैक्ट ये है कि तमिलनाडु के लिए संविधान में संशोधन किया गया एंड दैट इज 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 76वां संविधान संशोधन किया गया। ये कमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे। 76वां संविधान संशोधन किया गया 1995 में, तब जाकर तमिलनाडु के लिए 50% की लिमिट को क्रॉस किया गया। राजस्थान में बिना संविधान संशोधन ये आरक्षण देना संभव नहीं हो पाया। राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर किया तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। तो आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर राजस्थान सरकार गुर्जर समुदाय को आरक्षण देना चाहती है 50% से बाहर जाकर, देन हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए तो यही कहा जा सकता है कि वी विल हैव टू अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। हमको संविधान में 69% रिजर्वेशन है, तो तमिलनाडु में तो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 76वां संविधान संशोधन 1995 में। तो तमिलनाडु में तो संविधान में संशोधन करके दिया और महाराष्ट्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, तो महाराष्ट्र में तो दे दिया, फिर हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? राजस्थान में क्यों नहीं दिया जा रहा है? वाई? ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो रुक रुक के चल रहा है ऐसा मित्र लोग कह रहे हैं, ठीक है, मेरे इस बात को देखिएगा। महाराष्ट्र में 68% आरक्षण है, तमिलनाडु में 69% है और राजस्थान में 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तमिलनाडु में 69 इसलिए है क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया। तो फिर आप मुझसे पूछोगे महाराष्ट्र में तो संविधान में संशोधन नहीं हुआ, फिर महाराष्ट्र में कैसे 68% आरक्षण है? ऐसा आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र में बिना संविधान संशोधन के 68% आरक्षण है। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिल रहे हैं,
और आप इसका जवाब दीजिएगा कि राजस्थान में नहीं है और महाराष्ट्र में बिना संविधान संशोधन के हैं और तमिलनाडु के लिए हमको संविधान